चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। देखिए बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर है। आप ये समझ लीजिए आपका मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो था वो अब ओवर हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। अब तो पूरी एफएम जो है एकदम लड्डू पेड़े की तरह है। देखिए रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग एग्जैक्टली ये चैप्टर है क्या। जो आपने कैपिटल बजटिंग के अंदर टेक्निक सीखी, एनपीवी आपने सीखा निकालना, आईआरआर निकालना सीखा, वेरियस टेक्निक्स आपने सीखी। तो देखिए रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आपने अप्रूव करी, सपोज आपने किसी प्रोजेक्ट का एनपीवी निकाला, एनपीवी निकालने के बाद आपने एडवाइस दी कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। तो रिस्क एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि जो भी आप अपनी एडवाइस दे रहे हैं उसमें कितना रिस्क है। मतलब ठीक है आपने अपनी तरफ से सारे एनालिसिस कर लिए, सब कुछ बता दिया, लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, वो किसी भी कारण से हो सकता है। तो वो रिस्क एनालिसिस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि वो कैसे किया जाता है। उसके लिए हमारे पास 3 तरह की टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कन्वेंशनल टेक्निक्स और अदर टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं उसमें प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो आप स्टैट्स में पढ़ते थे लगभग कुछ वैसा ही है। कन्वेंशनल में रिस्क एडजस्टेड और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स। अदर टेक्निक्स में सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एंड डिसीजन ट्री। इसमें सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल है आपके सामने वो है सिमुलेशन और डिसीजन ट्री। और मज़े की बात ये दोनों आपके सिलेबस से अब डिलीट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब और पूरा जो चैप्टर है आपके लिए वो सिर्फ लड्डू बेड़े की तरह है। कुछ भी इस चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। 4 to 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आपके लिए 100% फ्री के मार्क्स हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ 2 क्वेश्चन हमें थ्योरी के बहुत अच्छे डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ रिस्क। जो रिस्क की आप बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग में वो कितने तरह के हो सकते हैं, क्या उनके सोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और जितना भी मैंने येलो हाईलाइट किया वो आपको नोट डाउन भी करना है। देखिए सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, कि जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उससे रिलेटेड जो रिस्क है, लाइक वो टाइमली कंप्लीट हो पाएगा, जितने आपने उसका बजट सोचा है उस बजट के अंदर वो कंप्लीट हो पाएगा, जितना आपने इनफ्लो सोचा है वो उतना इनफ्लो आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो ये सब जो है वो प्रोजेक्ट से जो आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ले रहे हैं उससे रिलेटेड रिस्क है। नेक्स्ट होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या है कि सपोज जो सीईओ है, जो कंपनी का मेन हेड है या एमडी है, वो चेंज हो गया, या कंपनी ने कोई वायलेशन किया जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई हैवी कंपनसेशन का केस आ गया, या सपोज इंडस्ट्री में उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो गई, तो ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। क्रेडिट रेटिंग डाउन होने से क्या होता है, इसकी वजह से कंपनी को लोन लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हिंदुस्तान के अंदर जो लेदर इंडस्ट्री है या ये जो मदिरा पान शराब की इंडस्ट्री है, ब्यूरीज की जो इंडस्ट्री है, इसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है। उसके बाद आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, बेसिकली लेट अस टेक एन एग्जांपल जो इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है कि अगर कोल ही नहीं मिलेगा तो क्या थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। अगर कोल की सप्लाई रुक जाए तो ऑब्वियसली थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो सारे रुक जाएंगे। एनटीपीसी जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो मार्केट रिस्क होता है कि जो सप्लायर्स की कंडीशन है, डिमांड की कंडीशन है, रिसोर्सेज की एबिलिटी है, वो सारा मार्केट रिस्क में आता है। उसके बाद है हमारे पास कॉम्पिटिशन रिस्क। कॉम्पिटिशन रिस्क का मतलब जिस मार्केट में ऑपरेट आप कर रहे हैं वहां पर कॉम्पिटिटर कितने स्ट्रांग है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनकी प्रेजेंट मार्केट पोजीशन क्या है। रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक इन्फ्लेशन हो गया, चेंज इन जीडीपी हो गया, नए टैक्सेस लगा दिए गए, लोगों की सेविंग्स, नेट डिस्पोजेबल इनकम कैसी है। देखिए सारी चीज़ें आपको पता है, आई नो वेरी वेल, लेकिन एक बार जस्ट हम ओवरव्यू दे देंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल रिस्क, फॉर एग्जांपल अभी आप देखो लेटेस्ट एग्जांपल इसका दिया जाए तो जैसे यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वहाँ से आप वीज़ा नहीं ले सकते जॉब के लिए, या यूएसए रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा चुका है वो इंडिया के काफ़ी गुड्स पे, चाइना के काफ़ी गुड्स पे। तो दीज आर द इंटरनेशनल रिस्क। सो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ रिस्क। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है।
इसके बाद है रीजंस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि क्यों हम कैपिटल बजटिंग के अंदर रिस्क फैक्टर को कंसीडर करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण ये है, जो भी आप प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं, उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, उसकी एक अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट फॉर द लेवल ऑफ रिस्क। भाई सीधी सी बात है, अब देखो, अगर कोई प्रोजेक्ट है वो हाईली रिस्की है, ठीक है, तो आप उससे हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करोगे कि भैया रिटर्न्स भी हायर आने चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत हायर है। लेकिन अगर लो रिस्क है उसमें, तो ऑब्वियसली उससे आप लोअर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करोगे। यस और नो? भाई सिंपल से बात है, आप बैंक की एफडी में पैसा रखते हो, आपको 6%, 6.5%, 7% ब्याज मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन वही आप शेयर मार्केट में लगाते हो तो आपकी उम्मीद होती है कि 20-22% तक रिटर्न्स मिल जाए। यस और नो? तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स। तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट फॉर द लेवल ऑफ रिस्क। इसीलिए हम जो रिस्क फैक्टर है इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए, अभी तक क्या था, आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिया सीधा सीधा 10%, ठीक है। अभी क्या होगा, जो अब आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे, इस 10% को हम एडजस्ट करेंगे, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। वी विल लर्न कि वो से कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। देयर आर वेरियस मेथड्स, ठीक है। सेकंड क्या है, टू नो द रियल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है। सपोज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर 3% होगा, ठीक है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन 3% रहेगा। तो अगर आपको 10% के रिक्वायर्ड है और इन्फ्लेशन फ्यूचर में 3% रहेगा, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की रिक्वायरमेंट आपकी 10% नहीं होगी, आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट जो है वो 13% होगी। एक मैं आपको बड़ा मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे चीज़ें जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्यों हमें ऐसा चाहिए। उस समय देखो, रिक्वायर्ड रेट 10% है, इन्फ्लेशन 3% है, तो हमारी रिक्वायरमेंट 10% थोड़ी ना, वी नीड द रिटर्न फ्रॉम 13%, क्योंकि उस 3% इन्फ्लेशन को भी तो कंपनसेट करना है हमें। यस और नो? तो टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं निकालनी। तो देखिए, जो आपको बताया गया है, जो मार्क करके दिया गया है, वो आपको ज़रूर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक याद करिएगा। और टू नो द रियल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा याद होना चाहिए। जितना आपको मार्क करके दिया, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट इसका बहुत ईजी है। चलिए आइए प्रोबेबिलिटी मेथड स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपके पास एक प्रोजेक्ट ए गिवन है, पॉसिबल इवेंट्स गिवन है, कि अगर पॉसिबल इवेंट्स का मतलब अगर ऐसे सरकमस्टांस हुआ तो कैश फ्लो आएगा 8000 का और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। फॉर एग्जाम्पल, पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या, लाइक आपने कहा कि सपोज मार्केट में टफ कंपटीशन मिला, तो उसको हमने इवेंट ए नाम दे दिया। इवेंट बी हमने नाम दिया कि मॉडरेट कंपटीशन मिला। इवेंट सी हमने नाम दे दिया कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आ सकती है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे ई व्हीकल्स आ सकते हैं, तो हमने उसे पॉसिबल इवेंट सी दे दिया। तो पॉसिबल इवेंट्स मतलब डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो अगर मार्केट का बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा रहता है, उस हिसाब से कितने कितने कैश फ्लो आ सकते हैं वो उसने आपको बता दिए, और हर सर्कमस्टांस के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको बता दी गई, ठीक है। कि ए इवेंट हो सकता है, ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट होंगे, उसके 10% चांसेस हैं, ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट होंगे 20% चांस है, ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट होंगे 40% चांस, और आप देखेंगे इसका सम हमेशा 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है। कुछ नहीं करना आपको सिंपली कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस, जो कि होता क्या है कि जो भी आपके कैश फ्लोज हैं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, अंडर डिफरेंट इवेंट्स, उसको आप जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, प्रोबेबिलिटी से। फिर ऊपर उसने डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 10%, तो जो भी आपके पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आएंगे उससे 10% से आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे।
बोथ द प्रोजेक्ट इनिशियली इन्वेस्टमेंट इज 10,000 और आउटफ्लो आपका है कितना 10,000. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी फॉर ईच प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल. तो प्रोजेक्ट ए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए. प्रोजेक्ट ए बहुत सिंपल, कैश फ्लो, उसके बाद आपने क्या लिया, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. सारे कैश फ्लो हमने लिख लिए 8,000, 10,000, 12,000, 14, 16. किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने लिख लिया, ठीक है. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गए, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस. समझ में आया. इसका आपने टोटल लिया 12,000 आया. अब पीवी फैक्टर आपको आता ही है 10% से निकालना. 12,000 और पीवी फैक्टर 0.909. कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये आ गया 10909. अब एनपीवी के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ चुकी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 10,000. मास्टर आदमी बन चुके हो आप. एनपीवी क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लोस माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोस, यही होता है ना. गुड. तो दिस 10,909 माइनस 10,000 कम्स आउट टू बी 909. बहुत सिंपल, देखो कितना आसान है. और क्या चाहिए आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका आ गया 5 से 6 नंबर का फ्री के मार्क्स है. सेम वे प्रोजेक्ट बी का. प्रोजेक्ट ए मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्ट बी आप खुद करिए, यहाँ वीडियो पॉज कर दीजिए, प्रोजेक्ट बी खुद करिए और जहां फिर आपको दिक्कत आती है चेक करिए. देखिए प्रोजेक्ट बी में यही आपने किया है, यही प्रोबेबिलिटी ली है, यही एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस है, यही आपका टोटल है. फिर पीवी आपने निकाला होगा, यह आ गया एनपीवी आ गया 2726 और यहाँ 909. अब उसने आपसे बोला विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल, तो आप क्या एडवाइस देंगे बताइए. जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप. दो द एनपीवी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव बट द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज हायर देन प्रोजेक्ट ए, देयरफॉर प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड. समझ में आई बात. तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें कुछ भी नहीं है. ये आपके प्रोजेक्ट के आपके पास कैश फ्लोस थे, प्रोबेबिलिटी से इनटू की एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू लेके आपने एनपीवी निकाल दी. समझ में आया, फटाफट करिए फास्ट. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ सिंगल ईयर के कैश फ्लो के बनते इन अ वेरियस सिचुएशन की. अगर ए इवेंट होता है तो इतना, बी इवेंट इतना, सी इतना, डी इवेंट होता है तो इतना, ई इवेंट होता है तो इतना. बट ये सिंगल ईयर के कैश फ्लो, समझ में आई. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर हमें मल्टीपल टाइम पीरियड के कैश फ्लोज गिवन है तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन करना है. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. जब हमें मल्टीपल ईयर्स के कैश फ्लो गिवन है, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है. प्रोबेबिलिटीज ऑफ नेट कैश फ्लो ऑफ 3 ईयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. आपको कैश फ्लो गिवन है, प्रोबेबिलिटीज गिवन है, प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा. आपको चेक करने की जरूरत नहीं, हमेशा आप देखेंगे 1 ही आएगा. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नेट cash flows. Also calculate the present value of the expected cash flow, 10% discounting rate, initial investment 10,000. सबसे पहले आप सब कुछ भूल जाओ. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लो ईयर 1 के, ईयर 2 के, ईयर 3 के. वो आपको आते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. ईयर 1 का आ जाएगा सेम ईयर 2 का, सेम ईयर 3 का. हाँ या ना, पक्का. देखिए कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस, ईयर 1 कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी दोनों को इनटू के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, टोटल टोटल टोटल. ठीक है, और कुछ चाहिए आपको, बताओ इससे आसान चीज क्या हो सकती है. हो गया ये आपके पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. अब सपोज आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप इसको एक कंसाइज मैनर में भी कर सकते हैं. कैसे, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस ईयर कंप्यूटेशन एक्सपेक्टेड. कंप्यूटेशन में क्या करना है आपको, जैसे अब ईयर 1 है तो 2000 इंटू 0.1, 4000 इंटू 0.2, 6000 इंटू 0.3 और 8000 इंटू 0.4, यही किया ना हमने. तो हमने यहाँ लिख दिया 2000 इंटू 0.1, 4000 इंटू 0.2, 6000 इंटू 0.3, 8000 इंटू 0.4, तो ये सीधा 6000 आ गया. जो यहाँ आपका ऐसे आ रहा था वो यहाँ पर इस तरीके से आ गया. दोनों ही तरीके ठीक है. जैसे आप वेटेज देखो अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन कर दो. क्वेश्चन अगर आपको लगता है 4 नंबर का है तो दबी हुई प्रेजेंटेशन कर दो. क्वेश्चन अगर लगता है आपको 6 नंबर का है तो खुली प्रेजेंटेशन कर दो. साफ बात, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. यहाँ पे 4800 आया, यहाँ पर भी आप उस तरीके से करेंगे तो 4800 आएगा. सेम वे यहाँ आपका 4200 आया तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 4200 आया. ठीक है, टोटल की कोई जरूरत नहीं है. अब ये तो आपको आता था, कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बताई.
एनपीवी आपको निकालना है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कुछ नहीं, देखो पिछली बार आपने क्या किया था, सिर्फ एक ईयर था तो उसे सीधे पीवी फैक्टर से इनटू किया। इस बार आप पे मल्टीपल ईयर्स हैं तो आप वैसे ही अपनी टेबल बना लो जो आप पीछे कैपिटल बजटिंग में सीख के आ रहे हो, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इस बार सिर्फ कैश इनफ्लो की जगह एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आएंगे जो आपने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, 6000, 4800 एंड 4200। तो बस वही सब कुछ है, ईयर 1 2 3, दिस पीवी फैक्टर आपको आते हैं निकालने, आप मेरे से अच्छे सीख चुके। प्रेजेंट वैल्यू और ये आ गया आपके पास पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस। कुछ नहीं हुआ, आप देखो नथिंग इज देयर। पहले आप कैश इनफ्लो लेते थे, उसकी जगह आप क्या ले रहे हैं बेटा कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और वो आप मास्टर बन चुके हैं कि कैसे निकालना। समझ में आ गया? शो फिर आप एनपीवी निकाल देंगे, उसने आपको बताया ही था कि 10,000 रुपये की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो, और ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका 12573, इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो दिस विल बी योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ गया? शो तो ये है आपका क्वेश्चन, खुद करिएगा, जहां फंसे फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट। चलिए अब बाकी की टेक्निक्स की बात करते हैं। स्टैटिकल मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और देखिए सबसे मजे की बात, जो सिर्फ सिंपल वाला पार्ट है वही आपके सिलेबस में है, टेक्निकल वाला पार्ट उन्होंने आपके सिलेबस से ही हटा दिया। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। सबसे पहली चीज, आपने स्टैट्स में बहुत बार पढ़ा लेकिन आज तक इसे हमने सही से समझा नहीं, आज आपको बताते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रोजेक्ट में क्या रिस्क है इसको एनालाइज करने का। कैसे? बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको याद हो बचपन का कुछ स्टैट्स का, तो ये फॉर्मूला कुछ हुआ करता था, x माइनस मीन, मतलब जो भी नंबर है उसमें से मीन माइनस करो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 5 4 3 2 1 एक सीरीज है, आपने इसका मीन निकाला 3 आएगा। x माइनस मीन का मतलब क्या होता है कि 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 1 0 -1 -2। ये क्या बता रहा है? 2 1 0 -1 -2। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका वेरिएबल है वो जो एवरेज है उससे कितनी दूरी पर है। जैसे अगर आपने 5 लिया तो वो एवरेज से +2 है, अगर आपने 4 लिया तो वो एवरेज से +1 है, अगर आपने 2 लिया तो वो एवरेज से कम है, 1 लिया तो वो एवरेज से 2 पॉइंट कम है। तो वो बताता है कि जो ऑन एन एवरेज है उससे आपका कोई पर्टिकुलर वेरिएबल कितना दूर है। और उसको जब हम स्टडी करते हैं कि देखो आप सिंपल सी चीज समझो, अगर आपकी सेल्स एस्टिमेट हुई, बड़ा सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपकी सेल्स एस्टिमेट करी किसी ने 10 और किसी ने करी 1000, एक सिनेरियो ये निकला, एक कंपनी का प्रोजेक्ट ए में, एक प्रोजेक्ट बी है, उसमें 2 टीम्स लगाई गई सेल्स एस्टिमेट के लिए, एक ने एस्टिमेट करी 50 और एक ने करी 60। आप बड़े ध्यान से समझना, जब प्रोजेक्ट ए में हमने सर्वे करके सेल्स का एस्टिमेट लगवाया तो टीम 1 ने कहा कि 10 रुपए की सेल आ सकती है, टीम 2 ने कहा 1000 की सेल आ सकती है। कितना बड़ा गैप है? यस और नो? तो जब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे वो बहुत हाई आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एवरेज जो है वो लगभग आएगी 505, और उससे जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे वो बहुत हाई आएगा। और पता भी लग रहा है कि एक टीम 10 एस्टिमेट करिए, एक टीम 1000 एस्टिमेट करिए, मतलब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। एक प्रोजेक्ट बी है, उसका टीम 1 ने सर्वे करके बताया 50 रुपए की सेल हो सकती है, टीम 2 ने बताया 60 रुपए की सेल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दोनों ने बड़ा क्लोज डेटा दिया है। तो इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटी कम है, और इसका जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे तो वो भी कम आएगा। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, वो एक सबसे बेस्ट टूल होता है टू एनालाइज कि हम जो प्रोजेक्ट अंडरटेक करने जा रहे हैं उसके अंदर कितना रिस्क एसोसिएटेड है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे वेरिएबल्स को कंसिडर करता है और देखता है कि हर वेरिएबल एवरेज से कितनी दूरी पर है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली यूज्ड टू एनालाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये निकलता कैसे? इट्स सिंपली, अभी हम ज़्यादा स्टैट्स में नहीं घुसेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। अब वेरिएंस यहाँ पर कैसे निकलेगा? इट्स वेरी सिंपल, जो भी नेट कैश फ्लो है उसको आप माइनस कर दीजिए एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। अब व्हाट एग्जैक्टली इट इज, उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, और यहाँ पे पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। अब आइए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे आएंगे। यही क्वेश्चन हमने किया था सबसे पहले, पॉसिबल इवेंट ए बी सी डी ई, कैश फ्लोज आपके पास यही थे, प्रोबेबिलिटी आपके पास यही थी, यस और नो। प्रोजेक्ट ए में बता रहा हूँ, पी आप खुद करेंगे, कुछ नहीं, आप सिंपल वही एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पहले निकाल लीजिए, कैश फ्लो, उसके बाद आपने ली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और आपने निकाल लिया एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस। कितना आ गया? 12,000। अब देखो कुछ नहीं है, आप फॉर्मूले पे आओ, एनसीएफ माइनस ईएनसीएफ, ये जो टोटल आता है दिस वी कॉल्ड एज ईएनसीएफ, एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो। इनफ्लो और फ्लो एक ही बात है यहाँ पर। एंड पहला कहता है एनसीएफ, ये जो आपको 8,000, 10,000, 12,000, 14, 16 ये आपको गिवन है, यही एनसीएफ कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, 1 से लेके n तक एनसीएफ माइनस ईएनसीएफ, मतलब ध्यान से देखिएगा, जो आपको बताया नहीं जा रहा हूं, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। पहली सिचुएशन में ये आपका एनसीएफ है, तो 8,000 माइनस, आप बताओ ईएनसीएफ कितना है? 12,000 है, तो 8,000 माइनस 12,000 इसका स्क्वायर, और उसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? प्रोबेबिलिटी से। किससे? प्रोबेबिलिटी से। यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर लगा लीजिएगा, स्क्वायर नहीं था, ये आ जाएगा आपका 0.1। देखिए यहाँ पर आपको करके भी दिखाया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहो या वेरिएंस कहो एक ही बात है, ठीक है। 8,000 जो भी एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो माइनस किया उसका स्क्वायर, उसे प्रोबेबिलिटी से इनटू किया, फिर 10,000 माइनस ईएनसीएफ उसका स्क्वायर किया, और फिर उसे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे इनटू किया। बहुत सिंपल है, देखो फिर 12,000 माइनस ईएनसीएफ 12,000 उसका स्क्वायर किया, और जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उससे इनटू किया। देखो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको समझ में भी आएगा। एन आपका लेना है कैसे? एन सी एफ माइनस ई एन सी एफ का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको जे से ही समझाया हुआ तो जे ही ले लेते हैं। जे कहाँ से कहाँ तक लेना है? 1 से लेके n तक, जितनी भी सिचुएशंस आपको गिवन है। फिर देखो नेक्स्ट 14,000 माइनस 12,000 उसका स्क्वायर किया, 0.2 प्रोबेबिलिटी है उसकी। फिर 16,000 माइनस 12,000 उसका स्क्वायर किया, और इनटू में जो भी प्रोबेबिलिटी है। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना अनडाउटेडली टेक्निकल टास्क है, कैलकुलेटर पे करिए। 8,000 माइनस 12,000 करिए, 8,000 माइनस 12,000, फिर इनटू इक्वल टू कर दीजिए ताकि स्क्वायर आ जाए, और वहीं पे इनटू 0.1 कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका कितना? 16 लाख। सेम अगला 8 लाख, फिर नेक्स्ट 0, फिर 8 लाख, फिर 16 लाख, सबका सम करेंगे, ये आ जाएगा 48 लाख। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये आपने निकाला 2190.8। सो दिस इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट ए। अभी आपको एनालिसिस भी इसका करना है, वो आप सीखेंगे। उससे पहले आप जो है काम करिए, पूरा का पूरा जो है वो नोट डाउन कर लीजिए प्रोजेक्ट ए का, और प्रोजेक्ट बी जो है इसका आप कोशिश करिए कि आप खुद निकालें। जहां फंसेंगे फिर हम आपसे बात करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट प्रोजेक्ट ए जो है वो खुद करिए, ठीक है। प्रोजेक्ट ए खुद करिए, उसके बाद प्रोजेक्ट बी भी खुद करिए। प्रोजेक्ट बी देखिए, उम्मीद करता हूं आपने खुद किया है, यही सब आ रहे हैं आपके। इसके बाद वही देखो 4,000 माइनस 14,000 का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, फिर 20,000 माइनस 14,000 का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी,
फिर 16,000 माइनस 14,000 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, सेम वे 12,000 माइनस 14,000 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, और सेम वे 8,000 माइनस 14,000 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये आपका फिर सारी वैल्यूज आएंगी, आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन उसका निकाल ली। अब आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है और प्रोजेक्ट बी जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट बी है वो ज़्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए। तो यहाँ पर अगर हम रिस्क एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो प्रोजेक्ट बी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए। अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें उतने ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करें। एडवाइस में सिर्फ आप इतना ही लिख के आएंगे, प्रोजेक्ट बी इज हैविंग मोर रिस्क देन प्रोजेक्ट ए। और देखिए सिंगल ईयर कैश फ्लो जो है ना, यही सिर्फ आपके सिलेबस में है so far as the variance standard deviation and coefficient of variation is concerned। मल्टीपल ईयर के जो कैश फ्लोज हैं वो इसमें आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे ऊपर का कोई चीज़ आपसे नहीं पूछी जा सकती क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। देखिए ये भी एक रिस्क एनालिसिस का तरीका है जो कि हमें बताता है बड़े सिंपल वर्ड्स में, रिस्क बॉन्ड फॉर एवरी % ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ये क्या है एवरी % ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न? देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिस्क आया स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, जिसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहते हैं, उससे। तो जब आप इसे आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता लगता है कि हर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की 1% पे कितना रिस्क है। देखिए ना, अगर आप इसको इंटू 100 कर दें तो परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है, नहीं करना वो बात अलग है। तो फॉर एवरी % ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आपका रिस्क है वो बताता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत सिंपल है, जैसे यही क्वेश्चन था, आपने प्रोजेक्ट ए और बी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब प्रोजेक्ट ए है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2190.8, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितने थे 12,000। तो दोनों को आपस में आप डिवाइड कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्रोजेक्ट ए, तो ये आ गया 0.18। सेम वे प्रोजेक्ट बी में, दिस इज 14,000, दिस इज 4647.6, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 0.33। अब जहां पर भी ये लोअर आएगा तो बट ऑब्वियस है वहां का जो रिस्क है वो लोअर है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लोअर इन प्रोजेक्ट केस ऑफ प्रोजेक्ट ए, देयरफॉर इट्स रिस्क इज लोअर एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी। इतनी ही सिंपल चीजें आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। ये चीज़ें बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर, यहाँ जितना है सिर्फ उतना फोकस करिए। खामखा कोई क्वेश्चन अननेसेसरी प्रैक्टिस करके कोई आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बहुत प्रीशियस टाइम है आपके पास, जितना आपको बताया जा रहा है उससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 चीज़ें आपने सीखी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी के साथ आपके स्टैटिकल मेथड जो है वो ख़त्म होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्वेंशनल टेक्निक्स, बहुत ही सिंपल, जिसमें सबसे पहले है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड से समझाता हूं इसे। सपोज जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, सर ये होता क्या है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? बहुत बार आपके मुंह से सुन लिया लेकिन उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहा। देखो सीधी सी भाषा में, अगर आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है आप उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां कोई रिस्क ही नहीं है। सपोज बैंक में एफडी करवा दी, अब बैंक में एफडी करवा दी आपने फिक्स्ड डिपॉजिट, तो कोई रिस्क ही नहीं है, तो उस पे जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब बहुत सिंपल है, देखो अगर आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो आपको 7% का इंटरेस्ट रिटर्न जो है वो मिल रहा है, लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हो तो क्या आप 7% पे एग्री करोगे? नहीं करोगे, आप कहोगे ऑब्वियसली रिटर्न 7% से ज्यादा चाहिए। और जितना रिस्क का लेवल हायर होगा, जितना रिस्क का लेवल हायर होगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट, वो भी उतनी ज्यादा होगी। यस और नो? आप कहोगे कि भैया ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, ज्यादा कमाई चाहिए। तो होता क्या है कि जो आप बोलते हैं ना बार बार रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें कितना रिटर्न चाहिए,
तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्टली होता क्या है कि जो भी आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में, ऐसी जगह जहां कोई रिस्क नहीं है, उसमें आप प्लस कर देते हैं प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग। प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग उसमें आप ऐड कर देते हैं कि सपोज आप कोई प्रोजेक्ट, आपने एफडी की जगह आपने वो पैसा एक प्रोजेक्ट में लगाया और वो प्रोजेक्ट रिस्की है, और क्योंकि उसमें रिस्क है तो आपको हायर रिटर्न चाहिए, तो आपको कितना प्रीमियम चाहिए? सपोज आपको चाहिए उसके बदले में, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं तो यू एक्सपेक्ट कि आपको 10% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो आपको जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 17% की है उस प्रोजेक्ट से। सर ये कैसे निकलता है प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग, कि जो हम प्रोजेक्ट में रिस्क ले रहे हैं उसके लिए हमें कितना रिटर्न प्रीमियम चाहिए, ये कैसे निकलेगा? तो ये अभी आपका पार्ट नहीं है, इस पे भी हमें कोई डिस्कशन नहीं करनी, ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें उसे कंसिडर करना है। ये चीज़ें हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीखेंगे, लेकिन ये हमारा सारा फाइनल लेवल का पार्ट है, तब हम उसके ऊपर बात करें। अभी राइट नाउ हमारे क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक इंटरप्राइज है जो इन्वेस्ट करना चाहती है 100 लाख रुपए प्रोजेक्ट में, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 7%, रिस्क प्रीमियम जो एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट का वो भी 7% है, तो टोटल 7 और 7 कितना हो गया 40। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years, फॉलोइंग आर द कैश फ्लोज दैट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट। एक तो आपको एनपीवी निकालनी है रिस्क फ्री रेट से, मतलब 7% है, रिस्क फ्री रेट तो 7% है, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो रिस्क एडजस्टेड क्या हो गया? रिस्क एडजस्टेड हो गया, रिस्क एडजस्टेड का मतलब आपके लिए क्या है? रिस्क एडजस्टेड का मतलब है रिस्क फ्री प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। एडजस्टेड का मतलब ये मत, यहाँ पर माइनस नहीं होता, वैसे एडजस्टेड का मतलब हम मैथ्स में माइनस समझते हैं, लेकिन यहाँ उसका मतलब माइनस नहीं है। तो 14% दैट इज 7 + 7। तो देखिए इसकी थ्योरी भी आपको बताइए, सिंस द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर रिस्क प्रीमियम इज कंप्यूटेड फॉर एवरी प्रोजेक्ट एंड एडेड इन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब सिंपल है, आप खुद ही कर लेंगे, मेरे को इसमें बताना कि एनपीवी तो निकालनी है, एक बार 7% से एक बार 14% से। देखिए कैश फ्लो जो आपको गिवन है 7% से पीवी फैक्टर ले लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, एनपीवी आ गया। और सेम वे जब आप एक बार आप इसे 14% से करके दिखाएंगे जो उसने आपसे पूछा। तो सीखने के लिए कुछ नहीं है नया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो आपने सीख लिया, दैट्स इट। एनपीवी आपको बहुत अच्छे से निकालनी आती। अरे आपको बता रहा हूँ बार बार, आपने मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर खत्म कर दिया, अब एफएम में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ खेल तमाशा है छोटा मोटा, आप समझ लो। अगर कैपिटल बजटिंग समझ में आ गया ना, आपकी एफएम सुपर डुपर स्ट्रांग हो गई। फ्री के 60 नंबर है, फ्री के मतलब मैं आपको कभी एक स्टोरी बताऊंगा कि मुझे एफएम कितना आसान लगता था, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कभी लेटर ऑन बताऊंगा इन्हीं वीडियोस में। लेकिन ये फ्री के 60 में से 60 ला सकते हो आप, ये समझ लो। इको तो जो भी लाओगे सारा सरप्लस होगा, और इको तो और आसान है। मतलब इस पेपर में अगर आप ठान लो ना कि सर हमें करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर वाले ने चाहा तो हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है 100 में से 80 नंबर लेके आना। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। चलिए अभी तक हम स्टैटिकल टेक्निक्स देख चुके हैं, कन्वेंशनल में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट देख चुके हैं। अब हमें देखना है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये भी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड फॉर रिस्क एनालिसिस। देखिए इसमें आपको एक इक्विवेलेंट फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा। ये इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होगा? ये इक्विवेलेंट फैक्टर आपके जो कैश फ्लोज हैं,
जो भी आपको कैश फ्लोज हैं प्रोजेक्ट से, जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट फैक्टर से, तो इससे आपका आ जाएगा क्या, रिस्क फ्री कैश फ्लोज। ये इक्विवेलेंट फैक्टर इस तरीके से कंप्यूट किए जाते हैं जिसे आप कैश फ्लो से इनटू कर दें तो आपका रिस्क फ्री कैश फ्लो आ जाए। अगेन सर ये इक्विवेलेंट फैक्टर कैसे निकलेंगे, तो ये अभी आपको निकालने नहीं सीखने, ये अगेन आपका फाइनल का पार्ट है। यहाँ आपको क्वेश्चन में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल देखिए, एक क्वेश्चन से समझाते हैं। एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है 45 लाख का, रिस्क फ्री रेट है 5%, कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक, ईयर, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। तो आपको इन दोनों को आपस में इनटू कर देना है। ईयर आप देख सकते हैं, ईयर्स, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, जो भी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट है उससे आपने इनटू किया, तो ये आ गया रिस्क फ्री कैश फ्लो। और क्या चाहिए बताओ आपको, इससे आसान कुछ हो सकता है। अब क्योंकि ये रिस्क फ्री कैश फ्लो हो गए, तो आप क्या करते हैं, रिस्क फ्री रेट से ही इसको कंपेयर कर सकते हैं। रिस्क फ्री रेट कितना है आपका 5%, तो पीवी फैक्टर आपने लेना है 5% से, फिर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका आउटफ्लो था 45 लाख, तो आपका एनपीवी आ जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए, कैश फ्लोज आर एडजस्टेड बाय कंसीडरिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, जिसे इक्विवेलेंट फैक्टर भी कहते हैं, सच दैट कैश फ्लोज फ्रॉम प्रोजेक्ट आर इक्विवेलेंट टू रिस्कलेस कैश इनफ्लो। Thereafter, cash inflows are discounted using risk-free interest rate to find NPV. तो 2 नंबर का अगर शॉर्ट नोट आ गया वो भी आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, और क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, फ्री के 4 मार्क्स है अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अदर टेक्निक्स, जिसमें हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस पढ़ना है। सिमुलेशन एंड डिसीजन ट्री हमारे सिलेबस से हट चुका है और दोनों बहुत आसान है, आपको इतना मजा आएगा कि पूछो मत। देखिए सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होता है, बड़े एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सब कुछ वही है जैसे आप एनपीवी निकालते हैं। सपोज आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसमें आउटफ्लो गिवन है, सेल्स गिवन है कितनी हो सकती है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो सेंसिटिव एनालिसिस में क्या होता है, नाम देखो, उस नाम से ही बता रहा है कि आप जो है एक ऑल्टरनेटिव वे आउट पे भी कैलकुलेशन करते हैं। ऑल्टरनेटिव वे आउट मतलब कि सपोज अगर सेल हमारी 10% कम हो गई तो क्या सिनेरियो होगा, या सपोज हमारी फिक्स कॉस्ट 20% बढ़ गई तो क्या सिनेरियो होगा। मतलब यही डेटा अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है तो एनपीवी क्या हो सकता है। अब वो मैनिपुलेट कैसे होगा वो आपको क्वेश्चन में बताएगा। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है पूरा, एनुअल यूनिट सेल्स इतनी हो सकती है, सेलिंग प्राइस इतना है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब गिवन है, डिस्काउंट रेट गिवन है 6%। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एज्यूमिंग प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 3 years। ये तो आप निकाल सकते हैं, बादशाह आदमी हो यार इसके तो, हाँ या ना। जो यहाँ रुपीज लिखा है इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये यूनिट्स ही गिवन है आपको, उसने स्पेसिफिकली बता दिया है, ठीक है। चलिए तो एनपीवी निकालते हैं, सब कुछ छोड़िए, सिंपल है। सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पता है आपको, सेलिंग प्राइस इज 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 50, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 50। कितने यूनिट्स बिकेंगे, 5 करोड़, तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 5 करोड़, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 250 करोड़। देखो इतना आप पढ़ चुके हैं कॉस्टिंग वगैरह में, और कॉस्टिंग के बाद क्यों एफएम आपको समझ में भी आना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं उसकी। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा कितना, 50 करोड़, तो कैश फ्लो जो आएगा वो कितना आएगा, 200 करोड़ रुपए का। यस और नो। अब डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। अपने आप मत लगा लेना कि 400 करोड़ डिवाइड बाय 3 होगा, क्योंकि इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो गिवन है, आप इसमें ये नहीं बता सकते ना कि एग्जैक्टली मशीन क्या है, कितनी है, कौन कौन। 400 करोड़ की कोई एक मशीन तो आई नहीं होगी, नंबर ऑफ मशीन्स भी हो सकती हैं। तो डेप्रिसिएशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में ना गिवन हो। तो अपने कितने कैश फ्लो आ गए, 200 करोड़ पे। प्रोजेक्ट लाइफ है 3 साल, मतलब 3 साल तक कैश फ्लो आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हर साल का सेम है, तो सम ये 2.673 क्या बताओ, बहुत बढ़िया, सम ऑफ पीवी फैक्टर
एट द रेट ऑफ कितना 6%, 1 to 3 years, ठीक है। तो ये आ गया 534.6। आउटफ्लो कितना है 400 करोड़ का, 400 माइनस दिस कितना आ गया 134.6, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ना लेने का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि देखो टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हो सकता है फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड हो, तो इसीलिए 400 डिवाइड बाय 3 करके अलग से डेप्रिसिएशन नहीं लेना। डेप्रिसिएशन की बात तब करोगे जब क्वेश्चन में कहा हो, समझ में आई बात। चलिए, तो ये तो आपने बड़ा सिंपल वे में एनपीवी निकाल लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आता भी था, कुछ नया भी नहीं सिखाया। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी। कह रहा है प्रोजेक्ट के एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा ऑफ ए 2.5% एडवर्स वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। अगर हर वेरिएबल 2.5% एडवर्स हो जाता है तो एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा, विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट, और किस वेरिएबल का सबसे ज्यादा इफेक्ट है। देखो, इसमें आपके पास 4 सिचुएशंस हो जाती हैं। केस 1 कि अगर आपकी एनुअल यूनिट सेल्स जो है वो कम, एडवर्स लिखा है तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में एडवर्स क्या होगा, जब वो कम हो जाए, कितनी कम हो जाए 2.5%, मतलब 5 करोड़ जो आपको गिवन है वो घट करके आपका हो जाए 4,87,50,000, ठीक है। केस नंबर 1, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम। सेलिंग प्राइस 100 ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट यही रहेगा, फिक्स कॉस्ट यही रहेगा, रेस्ट इंफॉर्मेशन आर सेम। समझ में आई वो। केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100 रुपए, ये 2.5% कम हो जाए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो आपका 2.5% कम हो जाए, मतलब 100 रुपए से घट के वो आ जाए 97.5 रुपए पर यूनिट, और रेस्ट इन्फो जो है वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप ये मत समझना, जो आपके मन में एक यहाँ सिर्फ कॉमन डाउट आ सकता है वो ये कि हम तो ये समझ रहे थे सर कि सारे ही 2.5% कम हो गए, एडवर्स हो गए, और सिर्फ हमें एक सिंगल केस निकालना है। नो, सेंसिटिव एनालिसिस में हम एट ए टाइम एक ही वेरिएबल को कंसिडर करते हैं। जैसे हमने केस 1 बनाया कि भैया ये 2.5% कम हो गया, बाकी इंफॉर्मेशन सब सेम है, तो एनपीवी क्या होगा। केस 2 बनाया कि सेलिंग प्राइस 2.5% कम हो गया बट बाकी इंफॉर्मेशन सेम है, तो क्या एनपीवी आएगा। केस 3, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5% एडवर्स। देखो, कॉस्टिंग के केस में एडवर्स कब होता है, आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ाया था, जब कॉस्टिंग ज्यादा हो जाए। कॉस्टिंग कम होना तो फायदेमंद हो गया ना। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आपकी बढ़ गई 2.5% से, तो आपकी क्या हो जाएगी बताओ, 50 + 2.5% कम्स आउट टू बी 51.25, और रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर सेम। बाकी इंफॉर्मेशन जो है आपकी क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात आपको। और सेम वे केस 4 में फिक्स कॉस्ट आपकी 2.5% बढ़ जाए। तो 4 अलग अलग केसेस में आपको एनपीवी निकालने हैं। आप बिल्कुल दिमाग में ये मत रखिएगा कि चारों वेरिएबल एट ए टाइम चेंज हो गए। सेंसिटिव एनालिसिस में सिर्फ एक ही वेरिएबल एक टाइम पे चेंज होता है। समझ में आया? श्योर। तो एक बार इसे करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंपल सा एकदम इसका एक फॉर्मेट बना लिया हमने। केस नंबर, चेंज इन वेरिएबल कौन सा है, बेस, इनिशियल कैश फ्लो। हाँ, ये वेरिएबल बताना भूल गया मैं आपको। देखो 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5th। अगर कैपिटल कॉस्ट भी देखो, वो भी तो एक वेरिएबल है, पैसा तो उसमें भी जा रहा है ना, तो वो भी अगर 2.5% बढ़ गई और बाकी इंफॉर्मेशन सारी सेम है, तो इसलिए उसने 5 केस बना रखे हैं यहाँ पे। पहला हो गया इनिशियल कैश फ्लो इंक्रीज्ड टू 410 करोड़। अगर कैश फ्लो में चेंज आता है 400 से वो 2.5% बढ़ जाता है, तो वो कितना हो जाएगा, 410। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर रिड्यूस हो जाता है तो
सिचुएशन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर इंक्रीज हो जाती है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाती है, या यूनिट सोल्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। पांचों सिचुएशन पहले आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए ये एक टेबल में किया है टाइम बचाने के लिए, आप अलग अलग करके 5 सिचुएशन करना चाहें आपकी इच्छा है, आप वैसे भी कर सकते हैं। समझ में आई बात। अब देखो फॉर्मेट एकदम सेम है, कुछ उसमें नया नहीं है। आपने वही लिखा, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, नेट कैश इनफ्लो, आपका सम ऑफ पीवी फैक्टर, इनिशियल कैश इनफ्लो, एनपीवी। सब कुछ देखो फॉर्मेट जो यहां था सेम फॉर्मेट है इसके अंदर, कुछ उसमें नया थोड़ी ना किया भाई। अब कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, बड़े ध्यान से। आप ये बेस वाले सेक्शन को भी भूल जाओ। केस नंबर 1 की हमने क्या लिया, जो यहां पर इस टेबल के अंदर है कि कैपिटल कॉस्ट 2.5% बढ़ जाती है, तो 400 से 410 हो गई, यस और नो। लेकिन अगर वो 400 से 410 हो गई, वही चेंज हुआ ना, बाकी सब तो सेम रहेगा। एनुअल यूनिट सेल, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इन सब में थोड़ी ना चेंज आएगा। अगर इसमें 2.5% चेंज हुआ है तो ये सब तो एज इट इज कांस्टेंट रहेंगे, तो ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा 100 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 50, कंट्रीब्यूशन आया 50, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 5 करोड़, टोटल कंट्रीब्यूशन 250, फिक्स कॉस्ट थी 50, नेट कैश इनफ्लो 200। ये आ गया आपका पीवी ऑफ इनफ्लो। अब इनिशियल कैश फ्लो 400 की जगह कितना हो चुका है 410। ये वो वाला फैक्टर है जो हमारा चेंज हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसमें हमारा यही पार्ट चेंज हुआ ना बेटा, यस और नो। तो ये हमने चेंज कर दिया, 400 का कितना हो गया 410। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसके बाद एनपीवी आ गया 124.60। समझ में आ गया, शो। केस 2 क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम मान लें कि वो रिड्यूस होके 97.5 हो गया। तो देखिए अगर सेलिंग प्राइस हम लेते हैं कि वो घट कर 97.5 हो गया, ये वाला जो फैक्टर है ये 2.5% एडवर्स हुआ, ठीक है। 100 से घट के 97.5, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम, यस और नो। सो 97.5, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन नया आ गया 47.5, नंबर ऑफ यूनिट सेम रहेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन इन दोनों को इनटू करके, फिक्स कॉस्ट आपका कितना है 50, तो नेट कैश इनफ्लो आ गया 187.5, सम ऑफ पीवी फैक्टर से इनटू किया, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और जो इनिशियल कॉस्ट है वो 400 ही रहेगी, तो ये आ गया एनपीवी। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस इतने केसेस है ना कि खामखा की कंफ्यूजन हो जाती है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक तो एक काम करो, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखो अभी तक आप एनपीवी एक सिचुएशन में निकाल रहे थे, अब एक ही क्वेश्चन में आप डिफरेंट सिचुएशन में निकाल रहे हो। दिस इज 5 in 1 क्वेश्चन, 6 in 1। एक तो उसने नॉर्मल एनपीवी निकालवा लिया, और अगला क्वेश्चन जो है ऐसा बना दिया कि जिसमें 5 केसेस निकल के आ गए, यस और नो, 5 केसेस उसमें निकल के आ गए। अब वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है इंक्रीज हो गई 51.25, तो बाकी इंफॉर्मेशन सब सेम रहेगी, सेलिंग प्राइस 100 ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट दिस, कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, नेट कैश इनफ्लो, सम ऑफ पीवी फैक्टर से इनटू किया, इनिशियल कैश फ्लो, एनपीवी। सेम वे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होकर 51.25 हो गई, तो एक नया आपका एनपीवी निकल गया। कुछ उसमें नया नहीं है, आप देखो कुछ है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। यूनिट सोल्ड अगर चेंज हो गई तो उसका फर्क यहां पड़ेगा, फिर आपका सब कुछ आ जाएगा एनपीवी। तो ये एनपीवी जो है आप बड़े आराम से अपने लेवल पे निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बेस क्या है, अरे बेस कुछ नहीं है भाई, ये जो ओरिजिनल कैलकुलेशन आपने की थी ना, अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो ये वो है, आप देखो सारा का सारा, दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल कैलकुलेशन। समझ में आया? अब आपके पास सारी सिचुएशंस में एनपीवी आ गए, सिंपल, इतनी सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है ना ये, इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, और मैं भी करता तो कॉम्प्लिकेटेड कर देता, इसलिए ये प्रेजेंटेशन एज इट इज ले ली हमने। अब एनपीवी देखो पहले ओरिजिनली 134.6 था, लेकिन अगर हम मानते हैं कि कैश फ्लो 400 की जगह 410 करोड़ लगेगा तो ये कम हो रहा है। अब कितना कम हो रहा है वो आप परसेंटेज निकाल देंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 134.6 देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, जो भी चेंज हुआ डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था इनटू 100। तो देखो चेंज कितना हुआ अगर आप देखें तो 134.6 और 124.6 10 का चेंज है,
ओरिजिनल था 134.60 इंटू 100, तो 10 डिवाइडेड बाय 134.6 इंटू 100 7.43 आपका आ रहा है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है आपके साथ। इसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट केस के अंदर 134.6 से कितना हो रहा है 101.19, तो 101.19 माइनस 134.6 दिस इज 33.41 डिवाइडेड बाय 134.6 इंटू 100, तो ये आपका बेटा आ गया 24.82। सेम वे आप सारे निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे खतरनाक हमारे लिए है अगर सेलिंग प्राइस हमें 2.5% कम करना पड़ जाता है तो उससे हमारा एनपीवी 25% तक लगभग कम हो रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे सेंसिटिव फैक्टर है। मैं बड़े दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे लिए सबसे सेंसिटिव फैक्टर है। हमें सेलिंग प्राइस पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कम ना हो। इसीलिए इस एनालिसिस का नाम जो है वो सेंसिटिव एनालिसिस रखा गया है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार और देखिए, समझना जरूर है। इसमें ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया तो 12 नंबर से कम में नहीं आएगा और फ्री के मार्क्स हैं, इसको हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। करना क्वेश्चन खुद ही है, चाहे 2 बार समझ के करो 3 बार समझ के करो, लेकिन आपने चीटिंग नहीं करनी, क्वेश्चन खुद करना है। एक ही क्वेश्चन आप देखिए, यही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फिगर्स मैनिपुलेट हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता कि भैया 400 की जगह 800 दे दे, 5 की जगह 30 दे दे, और कुछ नहीं कर सकता। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे ऊपर कोई भी चीज आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। समझ में आया? तो देखिए, सेंसिटिव एनालिसिस पुट इन सिंपल टर्म्स इन मॉडलिंग टेक्निक विच इज यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, विच इज यूज्ड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस used to study the impact of changes in the variables on the outcome of the project। ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो है वो अच्छे से लर्न ही कर लेनी है। समझ में आई बात? एकदम अच्छे से आपके दिमाग में जो है वो बैठ जानी चाहिए। इसके अलावा ये बेशक आप छोड़िए, यहाँ से पढ़े। इन सेंसिटिव एनालिसिस द प्रोजेक्ट आउटकम इज स्टडीड आफ्टर टेकिंग इनटू चेंज इन ओनली वन वेरिएबल। देखो साफ साफ लिखा है, सारे वेरिएबल एट ए टाइम चेंज नहीं होते, सिर्फ एक वेरिएबल, बाकी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल रिमेन। द मोर सेंसिटिव इज द एनपीवी, द मोर क्रिटिकल इज दैट वेरिएबल। जैसे यहाँ आपको बताया कि जो सेल्स प्राइस है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, सो सेंसिटिव एनालिसिस अ वे ऑफ फाइंडिंग इम्पैक्ट इन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी या आईआरआर पे भी, बट हम एनपीवी ही पढ़ेंगे यहाँ पर अपने सिलेबस में, फॉर अ गिवन चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। तो ये और ये आपको याद रखना है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के अंदर 2 से 3 नंबर का। ठीक है, तो इसको तैयार करना है, थ्योरी को भी इसकी। फिर उसके बाद स्टेप्स दिए गए हैं, फाइंडिंग वेरिएबल्स विच हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द एनपीवी, जैसे हमने 5 निकाले थे। फिर एस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जो हमने टेबल बनाई। फिर एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ चेंज, जो हमने परसेंटेज निकाली। तो ये क्या था जो हमने 5 केसेस किए, ये क्या था जो हमने टेबल बनाई, और ये क्या था जो हमने परसेंटेज चेंज निकाला। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सेंसिटिव एनालिसिस। इसी के साथ ये आपका खत्म होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट 12 नंबर तक का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। खुद करिएगा क्वेश्चन, चीटिंग नहीं करनी। चलिए बात करते हैं अपनी लास्ट टेक्निक की, सिनेरियो एनालिसिस। बहुत ही सिंपल, अगेन इसमें एनपीवी निकालना है। इसमें हम एनपीवी निकालते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशंस जो हमें मैनेजमेंट बताएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। XYZ लिमिटेड जो है उस पर एक प्रोजेक्ट ए है, विद इनिशियल आउटले होगा 14 लाख रुपए, and possible 3 cash flows attached with the project are as follow। ईयर 1, अगर वर्स्ट के सिनेरियो में भी इतना कैश फ्लो इनफ्लो आना चाहिए, चांसेस इतने के हैं, और बेस्ट केस हुआ तो इतना भी आ सकता है। इसमें हमेशा आपको ऐसे ही बताएगा वर्स्ट मोस्ट बेस्ट, कि भैया डिफरेंट सिचुएशन में देखो, एक कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी जैसा ही, प्रोबेबिलिटी में उसने मैथमेटिकल दे दिया था, यहाँ मैथमेटिकल ना देके उसने सीधा सीधा दे दिया। सेम वे ईयर 2 में, वर्स्ट केस में, मोस्ट लाइकली केस में, और बेस्ट केस में क्या हो सकता है, और सेम वे ईयर 3 में क्या क्या हो सकता है। एज्यूम करिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 9% है। डिटरमाइन एनपीवी इन ईच सिनेरियो, कि अगर वर्स्ट केस रहता है तो एनपीवी क्या होगा, मोस्ट लाइकली केस है तो क्या होगा, और बेस्ट केस होगा तो क्या होगा। तो अगेन हमारे पास 3 क्वेश्चन है। वर्स्ट केस में ईयर 1 का इनफ्लो इतना है, ईयर 2 का इनफ्लो इतना है, ईयर 3 का इनफ्लो इतना है। यस और नो? 3 ईयर्स के डिफरेंट इनफ्लोज जो है वो आपको गिवन है वर्स्ट केस में। तो
सेम वे मोस्ट लाइकली में, सेम वे बेस्ट केस में। तो आप क्या करेंगे, 9% से डिस्काउंट करेंगे और अपना पीवी निकाल लेंगे। कुछ नहीं है, देखो सिंपल। ईयर, पीवी फैक्टर आपको किस रेट से लेने हैं, पीवी फैक्टर लेने 9% से। इनफ्लोस, अब एक ही में कर दिया, अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाए। वर्स्ट केस में, मोस्ट केस में, बेस्ट केस में। ईयर 1 में, ईयर 2 3 1 2 3 1 2 3, यही था आपके पास। यस और नो आप देख लो, डेटा वही पुट किया है। फिर पीवी ऑफ इनफ्लो, तो वर्स्ट केस में इन दोनों को इनटू किया, ये आ गया। मोस्ट केस में इसको और 0.917 को इनटू किया तो ये आ गया। बेस्ट केस में 650 को इनटू किया 0.917 से तो ये आ गया। सेम वे ईयर 2 का और सेम वे ईयर 3 का टोटल किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई। अब आउटफ्लो कितना था हमारा, 14 लाख रुपीस, तो वो हमने यहाँ पे 1400 लिया, क्योंकि जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं इन थाउजेंड्स ले रहे हैं, ये लिखना जरूरी होता है यहाँ पे, नहीं तो नंबर कट जाते हैं इसके। ठीक है, तो आउटफ्लो लिया पीवी का, तो ये एनपीवी आ गया। तो वर्स्ट केस में एनपीवी नेगेटिव हो सकता है 110.15 इन 1000, मोस्ट लाइकली केस में पॉजिटिव है और बेस्ट केस में भी पॉजिटिव है। देखो कितना सिंपल है। आपको बार बार कह रहा हूं, जब कैपिटल बजटिंग हो गया तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, आप मेरी बात ही नहीं मानते। उसी चीज को घुमाए फिराया जा रहा है, कभी लेगा भैया इस वाले पार्क, कभी उस वाले पार्क, कभी इंडिया गेट, कभी कुतुब मीनार, बस कभी चार मीनार, उसी चीज को घुमाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ले दे के एनपीवी आनी चाहिए आपको निकालनी। इसीलिए आपको कह रहा था कि सबसे मुश्किल चैप्टर सबसे पहले करा दिया है, खत्म आपकी कहानी एफएम में। क्लियर है? अब उसके बाद उसने बोला है, एक तो ये आपने निकाल लिया, इफ XYZ लिमिट इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर्स कैश फ्लो, व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड ईयर। मतलब वो एक आपसे दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि XYZ लिमिटेड जो है ये वो उम्मीद करती है, क्या उम्मीद करती है, वो उम्मीद करती है कि ईयर 1 और ईयर 2 में तो ये इनफ्लो आएंगे, बट ईयर 3 में जो है वो वर्स्ट केस होगा, सिर्फ 700 आएंगे। इफ XYZ लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर्स कैश फ्लो, थर्ड ईयर के लिए अनसर्टेन है, मतलब पहले 2 ईयर्स के लिए मोस्ट लाइकली है। व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड केस। तो कुछ नहीं होता, इस बार ये ईयर 1 का, ईयर 2 का ये और ईयर 3 का ये 3 डेटा लेके आप इनफ्लो निकाल दीजिए। ईयर 1 2 3 मोस्ट लाइकली वर्स्ट सिचुएशंस, इनफ्लो क्या क्या होंगे देखो, अभी बताया 550 450 700। पीवी फैक्टर 9% से लिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये आ गया पीवी ऑफ इनफ्लो और ये हो गया एनपीवी आपका। तो एकदम सिंपल, कुछ भी इसके अंदर नहीं है और यही आपको यहाँ थ्योरी में दिया। अंडर दिस वी कैन फाइंड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशन एक्सपेक्टेड बाय मैनेजमेंट। इन दिस वी एनालाइज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।